हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड एज यू नो डैट कि हम जो है पार्ट 1 भी जो है इसका कवर कर चुके हैं। एंड जो क्लास 9th की हमारी जो एनसीईआरटी है, राइट, क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो जो है आपका पार्ट 1 बनता है। एंड उसका भी नेम जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया ही है। कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो हमारा एट प्रेजेंट इंडिया है उसके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। जैसे कि पहला चैप्टर था, इसमें इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में जो है हमने यहाँ पे कवर किया था। लैटिट्यूडनल फैक्टर्स हो गए, लॉन्जिट्यूडल जो फैक्टर्स हो गए वो हमने देखे थे। फिर जो है फिजिकल फीचर्स जो है, राइट, फिजिकल फीचर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स हो गए इंडिया के, एंड इवन जो है प्लेन एरियाज हो गए, पेनिनसुलर पार्ट हो गया, तो वो सारी चीजें कवर की थी। फिर उसके बाद में जो है आपका आ जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज में जो है आपकी रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम हो गया आपका यहाँ पे, उनके बारे में जो है हमने यहाँ पे कवर किया था। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हम कवर कर चुके हैं। फिर आपका क्लाइमेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेट किस तरह का है, इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वो सारी चीजें देखी थी। सीजन कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे वेजिटेशन देखी थी, वेजिटेशन कवर जो है वो किस तरह का है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन का पैटर्न जो है इंडिया का, ये सारे टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें ये टॉपिक्स जो है ना, मैं इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ज्योग्राफी का, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी अगर आपको कवर करनी है तो आपको कोई और सोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जस्ट जो है ये एनसीईआरटी कवर करनी है। बस ये कवर कर लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो होती है ना, इट लोकेशंस होती हैं जो इन न्यूज होती हैं, ठीक है, वो आपको कवर कर लेनी है। बस इसी के साथ जो है आपका ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो अभी हमने जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। चैप्टर 1 में हमने जो है इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में हमने जो है इसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए एंड फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गए, उनके बारे में जो है हमने यहाँ पे कवर किया था। फिर उसके बाद में जो है अभी हमने जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। अभी हमारे कंट्री में ना मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड इंटेग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी चल रही है। सो बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वाटर को। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है ना, जो कि हमारे एंशियंट टाइम से बिलोंग करते हैं, तो तभी से हमें पता चला है डैट कि हम काफी लंबे समय से जो है ना डैम्स बना रहे हैं, ठीक है। हम सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है ना एंशियंट टाइम से ही बना रहे हैं, जिसे हम डैम्स बोलते हैं, ठीक है। डैम्स बनाए जा रहे हैं जो कि स्टोन रबल से, रिजर्वर्स या फिर लेक्स से बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट बनाई जाती है, इरिगेशन के लिए कैनाल्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। इन चीजों का यूज करके हम यहाँ पे वाटर को जो है मल्टीपर्पज जो है वो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ अवर रिवर बेसिन। तो ये जो डैम्स का काम है ना, जो कि एंशियंट टाइम से ही जो है स्टार्ट हो चुका था, तो ये डैम जो है ना अभी मॉडर्न इंडिया में भी जो है बनाए जा रहे हैं, सो डैट की जो है हम पानी को कंजर्व कर सके किसी ना किसी तरीके से। बट अगर कोई भी हम एक्शन लेते हैं ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो तो पड़ता ही है किसी न किसी लोगों के ऊपर। अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो है चीजों के होंगे, वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So what are dams and how do they help us in conserving and managing water? पहले डैम्स देखते हैं। So dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate the agriculture fields, ठीक है। डैम्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये रिजर्वर होते हैं, मीन जो रेन वाटर होता है या फिर जो रिवर वाटर होता है उसे इकट्ठा करके जो है रख लिया जाता है, फिर बाद में इस पानी को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। सो अगर हम आज की बात करें तो डैम्स जो हैं उन्हें हम सिर्फ इरिगेशन के पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं, इससे हम जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी को भी हम यहाँ पे डैम से यूज कर रहे हैं।
फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन के लिए या फिर फिश ब्रीडिंग के लिए भी हम डैम्स जो है ना वो यूज करें। मीन हम मल्टीपर्पज हो चुके हैं अभी, ठीक है। सो अब जो है इन्हें हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का जो है नाम देते हैं डैम्स को, ठीक है। सो ये जो इम्पाउंडेड वाटर होता है ना, ये इंटेग्रेटेड होता है विद वन अनदर, हम डिफरेंट वे से इस पानी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सतलुज ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर जो है ना भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर जो है वो बनाया गया है, उसके ऊपर हम हाइडल पावर प्रोडक्शन भी करते हैं एंड उससे पानी को हम इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं। सिमिलरली जो हीराकुड प्रोजेक्ट है यहाँ पे महानदी बेसिन के ऊपर, तो जो है उसे वाटर विद द फ्लड कंट्रोल, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वहां पे कंजर्व भी करते हैं वाटर को, फ्लड कंट्रोल भी हो जाता है। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है ना, ये सारे ही इंडिपेंडेंस के बाद में लॉन्च हुए थे, राइट। ये जो है ना वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच है, ये इंटेग्रेटेड है, ठीक है, कई सारे पर्पस जो है हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डैम्स बना के, ठीक है। इसकी वजह से जो है नेशन का डेवलपमेंट भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी, एंड जो कॉलोनियल पास था ना हमारा, ब्रिटिशर्स ने हमें जिस तरह से लूटा है उससे भी जो है हम यहाँ पे उबर सकेंगे अगर हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होती है। तो इस एम की वजह से यहाँ पे ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के तौर पे जो है प्रोक्लेम करते हैं, क्योंकि इट वुड इंटेग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, विलेज इकोनॉमी जो है ना वो भी डेवलप होगी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, अर्बन इकोनॉमी जो है ना वो भी, उसकी भी यहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है। सो बट रिसेंट ईयर्स में जो है ना थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स इसके सामने देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट स्क्रूटनी के अंदर जो है अभी ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है आ चुके हैं। एक्चुअल में क्या था यहाँ पे कि अगर हम जो है ना रेगुलेट करते हैं रिवर के फ्लो को, उसके ऊपर डैम बनाते हैं, तो जो नेचुरल फ्लो होता है ना रिवर का वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है, वहां पे सेडिमेंट्स जो है ना एक ही जगह पे जमने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रीम होती है वो थोड़ी सी रोकियर हो जाती है, ठीक है, वहां पे पत्थर जो है इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एक्वाटिक लाइफ है ना वहां पे रिवर्स की, उसका हैबिटाट जो है ना वो यहाँ पे खराब हो जाता है, राइट। तो डैम्स क्या होते हैं, ये फ्रेगमेंट रिवर्स होती हैं, तो एक्वाटिक फोना के लिए माइग्रेट होना, वहां पे घूमना फिरना जो है ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे डैम्स बन जाते हैं। सो द रिजर्वर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स आल्सो सबमर्ज देयर एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। तो कुछ ऐसे फ्लड प्लेन्स हैं, यहाँ पे रिजर्वर्स बनाए गए हैं, वहां पे जो वेजिटेशन है उसके ऊपर जो है बुरा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। सो सॉइल वहां की खराब होती जा रही है। सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो अभी जो है ना इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से जो हमें हानि पहुंच रही है ना, कई सारी चीजों को हानि पहुंच रही है ना, उसकी वजह से एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है एंड द टिहरी डैम आंदोलन जो है वो एक स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या था ना एक्चुअल में, सपोज करो रिवर के आस रिवर है यहाँ पे, ठीक है, रिवर के आसपास ना कई सारी कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस रिवर के ऊपर जो है अगर डैम बनना है तो उसके लिए जगह काफी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटीज है ना इन्हें यहाँ से रीलोकेट कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज है ना इन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, राइट। उन्हें अपनी लैंड जो है वो छोड़नी पड़ती है, लाइवलीहुड छोड़नी पड़ती है, एंड इसका जो है ना काफी गंदा जो है असेस पड़ता है इनकी लाइफ के ऊपर। सो इफ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग, अगर ये लोकल पीपल ही जो है इस डैम से बेनिफिट नहीं हो रहे हैं तो किसको बेनिफिट हो रहा है, ऑब्वियसली जो लैंड ऑनर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर फ्यू अर्बन सेंटर्स हैं, उन्हें ही फायदा पहुंच रहा है। जिन लोगों के पास लैंड ही नहीं है तो उन्हें तो इन प्रोजेक्ट से जो है ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी एंशिएंट इंडिया में भी जो है ना कई सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो थे वो बनाए गए थे, थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप किसी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो है उसमें ये काफी काम में आ सकते हैं। अगर आप डैम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप ये एग्जाम्पल्स जो है दे सकते हो कि जो है एंशिएंट इंडिया से ही जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है वो बनते आ रहे हैं, नॉट ओनली इन द मॉडर्न इंडिया।
गया। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीसी श्री गेवरापुरा जो है नियर द इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, रिवर गंगा के ऊपर जो है उन्होंने हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हुआ था। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत ज्यादा डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स जो थे ना वो बनाए थे। So evidence of the sophisticated irrigation works have also been found in the कलिंगा जो जब थे, फिर नागार्जुन कोंडा जो थे, राइट, आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटक में, कोल्हापुर एरिया हो गया महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे भी हमें जो है इरिगेशन वर्क्स के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर 11th सेंचुरी में भोपाल लेक जो थी वो आर्टिफिशियल लेक थी, वो बनाई गई थी। 14th सेंचुरी में जो है हौज खास टैंक जो था दिल्ली में, उसे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जो कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया था, जो कि श्री फोर्ट एरिया को जो है ये सप्लाई करता था वाटर। ठीक है, तो वाटर को जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा जो है इस तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है ना काफी लंबे समय से ही हमारे इंडिया में बनते आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा ना डैम की क्या डेफिनेशन होती है ना वो देख लेते हैं। डैम क्या होता है, ये एक बैरियर होता है अक्रॉस दी फ्लोइंग वाटर। एक वाटर फ्लो हो रहा है रिवर से, वहां पे जो है पानी को रोक दिया जाता है, डैम होता है, जो कि फ्लोइंग रिवर के ऊपर ये डैम क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है पानी को, फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर देता है। ठीक है, रिटार्ड कर देता है उसके फ्लो को, जिसकी वजह से रिजर्वर क्रिएट होता है, लेक या फिर इम्पाउंडमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो डैम का मतलब होता है रिजर्वर। ठीक है, डैम का मतलब होता है रिजर्वर, मीन एक जगह पे पानी जो इकट्ठा करके रख लिया। डैम स्ट्रक्चर, डैम कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो मोस्ट डैम हैव ए सेक्शन कॉल्ड द स्पिलवे और द वेयर। ठीक है, हर एक डैम में एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसे हम स्पिलवे बोलते हैं। ठीक है, विच और थ्रू विच इट इज इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदरली इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली। इसी में से होके जो है पानी जो है वो गुजरता है। सो अब डैम्स को भी हम जो है ना डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पर्पस की वजह से या फिर हाइट की वजह से। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डैम को हम क्लासिफाई करें एंड जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि टिम्बर डैम होते हैं, इम्बैंकमेंट डैम होते हैं एंड मैसनरी डैम्स होते हैं। अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करें तो लार्ज डैम्स होते हैं, मेजर डैम्स होते हैं, लो डैम होते हैं, मीडियम हाइट डैम्स होते हैं, हाइट डैम्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, तो अभी ना नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेव नर्मदा मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आपने पीछे देखा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोबिलाइज करती है ट्राइबल लोगों को, फार्मर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अगेंस्ट दी सरदार सरोवर डैम जो यहाँ पे नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, सो ये मेनली किसके ऊपर फोकस करता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है ये आंदोलन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए। ठीक है, सो रिसेंटली फिर अभी इसने एक और एम जो है वो ऐड किया है कि जो पुअर सिटीजन है ना उन्हें भी एनेबल बनाना है, कि वो उन्हें जो है डिस्प्लेस क्यों यहाँ पे किया जा रहा है, उन्हें जो है फुल रिहेबिलिटेशन जो फैसिलिटीज है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए फ्रॉम दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी जो है ना ये फोकस कर रहे हैं। ओके, सो जो लोग हैं ना यहाँ पे, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं जो कि डैम बनने के बाद में काफी स्ट्रेस में आ जाती हैं, उन्हें रीलोकेट होना पड़ता है, तो वो बोलते हैं डैड कि उनकी सफरिंग जो है ना वो ऐसे व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो ऑफन दी सर्वाइवर्स ऑफ रिहांद। ठीक है, तो अभी जो सर्वाइवर्स है ना यहाँ के नर्मदा रिवर के आसपास जो यहाँ पे डैम बन रहा है, तो वहां पे जो लोगों को रिलोकेट किया गया है वो तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं नेशन के सेव के लिए, कि लोगों को यहाँ पे फायदा पहुंचेगा इस डैम से। बट कब तक, ठीक है, 30 साल कहते वो हो चुके हैं, हम जो है हमें अभी भी रहने के लिए जगह नहीं मिली है, तो कब तक हम जो है अकेले ही इस नेशन के लिए सेक्रीफाइस करते रहेंगे। ठीक है, अभी जो है उनका ये कहना है, तो डेट इज वाई जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो अभी सरदार सरोवर डैम भी है एक, ठीक है, उसके बारे में भी आपने पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ पे बनाया गया है, नर्मदा रिवर जो है गुजरात में, उसके ऊपर इसे बनाया गया है। ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स में से जो है एक है, लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है। तो ये 4 स्टेट को कवर करेगा। ठीक है, 4 स्टेट को कवर कर रहा है। कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड
राजस्थान, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ये मीट करेगा ये प्रोजेक्ट जो है। या फिर जो डेजर्टेड एरियाज हैं गुजरात में, ऑलमोस्ट 9490 विलेजेस हैं एंड 173 टाउन्स हैं, उन्हें ये जो है कवर करेगा। एंड राजस्थान के 124 विलेज हैं, उन्हें भी ये कवर करेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, जो एनसीईआरटी से ही जो है मैंने ली है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना कि कौन कौन से एरियाज को ये कवर करेगा, तो ये इसके रिगार्डिंग ना गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी यहाँ पे बना रखी है, sardarsorovar.dam.org। तो वहां पे ये डाटा जो है वो अवेलेबल है, जो कि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था। ओके, so बच्चे, that's all for the day, and in our next video we will continue with the same chapter। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना